नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़े कह रहे हैं कि मई 2020 की -3.37% की तुलना में मई 2021 में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 12.94% रही है। वहीं मई में रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई बढ़कर 6.3% पर पहुंची है। ये पिछले 6 महीने में खुदरा महंगाई की सबसे ज्यादा दर है। सरकार की तरफ से हफ्ते की शुरुआत में रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े जारी किए गए। मई में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 6.3% की वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल में यह वृद्धि 4.2% दर्ज की गई थी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से खुदरा महंगाई दर में बदलाव का पता चलता है और खुदरा महंगाई बढ़ने में सबसे ज्यादा हाथ खाने की चीजों और एनर्जी प्रोडक्ट में की कीमतों में आई रहा है। मई में फूड इन्फ्लेशन 5.01% पर पहुंच गया और अप्रैल में ये 1.96% था। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2026 तक खुदरा महंगाई दर के लिए 4% का लक्ष्य रखा है। वहीं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की जून की शुरुआत में हुई बैठक की खास बातों के बारे में बताया है और कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने के लिए हर क्षेत्र को मदद देने का भरोसा दिया है। एमपीसी मिनट्स में उन्होंने बताया कि आर्थिक सुधार के लिए राजकोषीय, मौद्रिक और क्षेत्रवार मदद की जरूरत है। देश देशांतर में आज बात मुद्रास्फीति को लेकर सामने आए आंकड़ों की। क्या ये संकेत दे रहे हैं और इसका अर्थव्यवस्था और विकास पर किस तरह का असर हो सकता है, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर अरविंद वीरमानी, फॉर्मर एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड चेयरमैन एग्रो। साथ ही मेरे साथ हैं सुबोमोय भट्टाचार्य जी, कंसल्टिंग एडिटर, द बिजनेस स्टैंडर्ड। सुबोमोय, पहले मैं आपसे समझूंगी ये तमाम जो आंकड़े हैं मुद्रास्फीति को लेकर, वो क्या कह रहे हैं? अभी जो आंकड़े आए हैं उससे एक चीज पर शायद हमें आइडिया मिल रहा है कि हम जो कह रहे थे कि बहुत शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन का ये दौर रहेगा, वो शायद नहीं रहेगा। विरमानी साहब इस पर तकनीकी स्पेशलिस्ट हैं, वो ज्यादा बता सकेंगे, लेकिन कई हद तक सरकार ने बहुत सारे मायने में इकोनॉमी में एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए, कोविड के लिए पिछले साल से ही और इस साल भी कई अमाउंट ऑफ, जिसे कहते हैं सपोर्ट, कैश या काइंड में दे चुके हैं। और इसका एक, जिसे कहते हैं, ये जो लिक्विडिटी जो इकोनॉमी में जो फैला है, उसके वजह से सारे प्राइसेस में एक तरह का एक राइजेस आ रहे हैं। आप एक छोटा सा चीज लीजिए, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो फार्मर्स को दिया जाता है हर प्रोडक्ट्स के लिए, उसमें अगर आप पिछले 5 साल का वृद्धि अगर देखें, जैसे पैडी में 37% वृद्धि, मूंग में 56% वृद्धि, सोयाबीन में 51% वृद्धि या मस्टर्ड में 65% की वृद्धि, इन वृद्धियों में ज्यादातर वृद्धियां पिछले 2 साल में हुआ है। यानी कि कृषि क्षेत्र में पैसा ज्यादा जा रहा है। साथ में एनआरईजीए में सरकार काम का दायरा बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे खबरें आ रही है या सरकार के खुद के भी इंफॉर्मेशन आ रहे हैं कि भाई और काम का जरूरत है, तो एनआरईजीए के ऊपर ज्यादा खर्च हो रहा है, वो पैसा भी आ रहा है। तो सब, जिसे कहते हैं सपोर्ट के लिए पैसा, कैश बहुत ज्यादा सरकार की तरफ से इकोनॉमी में आ रहा है। तीसरा चीज इस साल आ रहा है, वो है आरबीआई की तरफ से सरकार को जो 1 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड। ये एक बोरोइंग नहीं है, ये बेसिकली ऑलमोस्ट लाइक प्रिंटिंग मनी जैसी चीज है कि सरकार को 1 लाख करोड़ रुपया आरबीआई दे रहा है। इन सारी चीजें अगर आप इनको अगर आप जोड़े, तो इससे आइडिया यही निकलता है कि पूरे अर्थव्यवस्था में पैसा काफी जगह पे आ गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिनको जरूरत है उनके पास आया है, वो अलग सवाल है, अलग तर्क है, लेकिन बहुत सारे जगहों पर कैश आ रहा है। और इसके आने के वजह से एक तो सप्लाई में कहीं कहीं पर जो हिचक है, वो उसके वजह से भी कुछ दामों में उछाल आ रहा है। साथ में अगर जब उनका इफेक्ट कम हो जाएगा, जैसे जून वगैरह से
इकोनॉमी में लॉकडाउन का दौर करीब करीब खत्म हो रहा है, तब भी सप्लाई क्लियर होने के बावजूद भी बहुत सारे ये जो मुद्रास्फीति का जो एक एक्सपेक्टेशन, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस जो है, ये अभी और बढ़ेगा। और इसी का ही एक जो आपने शुरुआत में जो आंकड़े आपने बताए कि WPI 12% से ऊपर 12.94 और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 6.3, ये कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन धीरे धीरे WPI के पास अभी आना शुरू होगा, क्योंकि ये इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का ये जो प्रेशर है, ये अभी बढ़ता जा रहा है। तो ये सरकार के लिए मुश्किल है, क्योंकि सरकार के लिए सहायता देना जरूरी है। जिनके पास नौकरी चला गया है, जिनके पास कोविड से जो लोग पीड़ित हैं, उनको सहायता देने के लिए सरकार को करना ही पड़ेगा। लेकिन करने की वजह से जो इन्फ्लेशन का जो एक फ्लोट है, वो बढ़ता जा रहा है, और उसी का ही आप शुरुआत के निदान जिसे कहते हैं ओपनिंग रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं। जी डॉक्टर विरमानी, इस पर आपकी क्या राय है? और अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो आम जो लोग हैं वो बहुत कंफ्यूज भी होते हैं, CPI, रिटेल इन्फ्लेशन और थोक महंगाई दर। मैं ये समझना चाहूँगी कि क्या इस समय हमें चिंता करने की ज़रूरत है इन आंकड़ों को देखने के बाद या नहीं? ये पिछले 18 महीने में सबको समझना होगा कि अनयूजुअल सिचुएशन है। अनयूजुअल किस तरह है कि जो ये पैंडेमिक है, ये यूनिक शॉक है। जैसे कई लोग शुरू में बात करने लगे कि ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से कंपेयर कर रहे थे, तो उस वक्त भी हमने बोला था कि ये यूनिक इस तरह है कि इसमें सप्लाई शॉक्स भी होते हैं, डिमांड भी होते हैं। जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था वो खाली फाइनेंशियल सेक्टर के सप्लाई ऑफ क्रेडिट कार्ड टाइप का शॉक था। तो इसका क्या प्रॉब्लम है? तो आपने सुना होगा, पहले भी चर्चा हुई है कि जो सप्लाई चेन्स हैं वो डिसरप्ट हो जाती हैं, एक तो पेंडेमिक के डायरेक्टली कारण और इनडायरेक्टली जो गवर्नमेंट्स लॉकडाउन करती हैं एटसेट्रा। तो मोटा पहले मैं आपको बता दूं, जो शुरू में पिछले जून जुलाई अगस्त में हमारी सप्लाई चेन सारी डिसरप्ट हो गई थी, तो एकदम उससे इन्फ्लेशन बढ़ने लगी। और हमने उस वक्त भी कहा था, हमारी ईग्रो फाउंडेशन में हमने इस पर काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च की है, तो उस वक्त हमने कहा था कि ये टेम्पररी इफेक्ट होगा, जैसे ही सप्लाई चेन्स नॉर्मलाइज हो जाती हैं तो ये इन्फ्लेशन गिर जाएगी। तो अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि जो दुनिया भर में, खास करके अमेरिका को, US को हम ज़्यादा देखते हैं, तो वहाँ पे भी और उनकी तो सप्लाई चेन सारे वर्ल्ड में जाती हैं, खास करके चीन में, यूरोप में, एशिया में, तो उनकी सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो गई हैं। तो उससे ज़्यादातर, नॉट कंप्लीटली, ज़्यादातर ये टेम्पररी इफेक्ट है सप्लाई चेन डिसरप्शन का। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जो US के। तो जैसे पेंडेमिक का डिमांड साइड इफेक्ट, मैंने ये सप्लाई साइड बोला, डिमांड साइड इफेक्ट कैसे इंटरेक्ट करता है? तो जब सब सर्विसेज सारी बंद हो गई, क्योंकि हम सब डरते हैं, चाहे लॉकडाउन हो चाहे ना लॉकडाउन हो, जिस सर्विसेज जैसे टूरिज्म, ट्रैवल है, सबको डर लगता है कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ऐसे हुआ US में, ये सर्विसेज अपने आप ही, उन्होंने कोई बैन्स नहीं लगाए, लोग कम ट्रैवल करने लगे, तो उसका जो डिमांड था वो कमोडिटीज को शिफ्ट हो गया, गुड्स के ऊपर शिफ्ट हो गया। तो एकदम गुड्स की डिमांड इतनी बढ़ गई कि वहाँ की सारी सप्लाई चेन्स डिसरप्ट होने लगी। तो ये इंटरैक्शन ऑफ सप्लाई डिमांड, ये बहुत कंफ्यूजिंग है इस बारी, क्योंकि ये पेंडेमिक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। तो बॉटम लाइन जिसको कहते हैं ये है कि काफ़ी ये और इसका इफेक्ट अगर आप इंडिया को ट्रेस करें, देखिए ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बिल्कुल बढ़ गई थी, और उसके आगे अब ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगी हैं सारी। अगर दुनिया की एग्रीकल्चरल कमोडिटीज आप देखें, उनकी भी प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो इन सब चीज़ों का इफेक्ट इंडिया पे भी होगा। नाउ क्वेश्चन ये अराइज आता है, जब हम आगे देखते हैं तो कितना ये टेम्पररी है और कितना परमानेंट है। कोई कंप्लीटली 100% फोरकास्ट तो नहीं कर सकता, पर मेरा
जजमेंट है कि इसमें काफ़ी प्रोपोर्शन में भी 70% समझ लीजिए, 2/3 समझ लिए, ये टेम्पररी इफेक्ट है जो कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन अपने आप थोड़ी थोड़ी नीचे गिरने लग जाएगी। कोई परमानेंट इफेक्ट्स भी हैं, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। उसका है जो परमानेंट इफेक्ट ऑफ पैंडेमिक्स क्या हैं, मीडियम टर्म। परमानेंट ये नहीं है कि 100 साल, बट अगले 1-2 साल कई थोड़े और इफेक्ट्स हुए। मैं एक आपको उदाहरण दे देता हूँ। जैसे डेथ्स हुई हैं फैमिली में, हॉस्पिटलाइजेशन हुई हैं, तो उसमें जिस फैमिली में होगी वो काम करने में, जैसे स्किल्ड लोग में हुआ, मिडिल क्लास में हुआ, तो उसका सप्लाई ऑफ लेबर, स्किल्ड लेबर कम हो गया। तो कई हम देख रहे हैं स्किल्ड लेबर शॉर्टेजेस आ रही हैं, तो इनका इफेक्ट थोड़ा ज्यादा देर लास्ट करेगा। ऐसे और चीजें भी हम आगे डिस्कस कर सकते हैं, पर बेसिक पॉइंट मेरा है कि इसमें काफी सारा टेम्पररी इफेक्ट है और थोड़े कोई जो चीजें हैं वो और थोड़ी मीडियम टर्म में 1 साल 2 साल भी लास्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर वर्मानी ने सुबह जैसा बताया है कि किस तरह के इफेक्ट इसमें होंगे, चाहे वो मिड टर्म इफेक्ट की बात हो या फिर लॉन्ग टर्म, या फिर जो जल्दी हम उनसे उभरते दिखाई दे सकते हैं। इस समय क्या इन हालातों को देखते हुए सुबह क्या आपको लगता है कि जो वजहें ग्लोबल फैक्टर्स भी रहे हैं और जो इंटरनल हमारे फैक्टर्स रहे हैं, खासतौर से सप्लाई और डिमांड को लेकर जो बातें हमें डॉक्टर वर्मानी ने बताई हैं, इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए क्या आपको लगता है कि कोई ऐसे कदम या फिर कहें हम पॉलिसी लेवल पर इस समय किसी सहारे की क्या हमें ज़रूरत है, या फिर जो दिशा है वो अपने आप तय है अभी और धीरे धीरे हालात सुधरेंगे? प्रीति जी, मैं ये जरूर कहूँगा कि भारत सरकार के लिए उनके जितने सारे स्टेटमेंट्स आए हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबका काफी गौर, जिसे कहते हैं काफी डिटेल में वो इस पर आलोचना कर रहे हैं। दे आर वेरी मच ऑन द जॉब। और मुद्रास्फीति एक ऐसा चीज है लो इनकम इकोनॉमी के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए मुश्किल होता है, लेकिन लो इनकम इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस पर सारे भारत सरकार के सारे विज्ञजन इस पर लगे हुए हैं। प्रॉब्लम ये है कि इसके क्या क्या स्टेप्स लिए जाना जरूरी है। सबसे बड़ा मुश्किल ये है कि भारत सरकार के लिए एक सबसे बड़ा, और भारत सरकार सिर्फ सरकार, केंद्र सरकार ही क्यों, अगर आप राज्य सरकार को भी देखें तो सबका सबसे बड़ा अभी प्रायोरिटी क्या रहे, और वो है कि कोविड से इकोनॉमी को जो क्षति हुआ है उसको संभाले, और जिन लोगों पर ये गुजरा है, जिनके इनकम वाइप आउट हो गए हैं, जिनके घरों में मैसिव पॉवर्टी का लेवल आया है, उस पर उनको किस तरह का सपोर्ट दिया जाए। तो सरकार इस पर पूरी तरह से जुटी हुई है और वो सही भी है। जैसे लोगों के लिए पर पर्सन 5 किलो अनाज देने का जो डिसीजन है नवंबर तक का, ये सब बहुत सही डिसीजंस है, और यही डिसीजंस ही इकोनॉमी को काफी हद तक सहायता मिलेगा। और इस तरह के डिसीजंस हमें आशा ही नहीं, हमें विश्वास भी करते हैं, क्योंकि दोनों ही जगह से बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्स आए हैं कि हम इस पर और भी कार्रवाई करेंगे। तो सरकार अपनी तरफ से बहुत सारे कार्रवाई करने के लिए तैयार भी है और प्लान भी चल रहा है। और लेकिन इन सब का मूलभूत पॉइंट ये है कि किसी हद तक सप्लाई साइड जो शॉक है उसको रोके, उसको सुधारे, और इनकम में लोगों को सहायता दिया जाए, खासकर जो सबसे गरीब लोग हैं। मुश्किल ये है कि जैसे ये सब चीजें दिया जा रहा है, इसी के वजह से ही कुछ हद तक मुद्रास्फीति का दौर बढ़ता जाएगा, धक्का लगता है। और ये जिसे कहते हैं मुश्किल, बहुत ही जिसे कहते हैं पेचीदा प्रॉब्लम है, और सरकार इस पर जरूर जागरूक है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि अभी सरकार, फॉर इंस्टेंस, जो बहुत सारी बातें होती हैं कि जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम पर एक मैसिव आर्ग्यूमेंट है कि भाई इनके दाम घटाए जाए ताकि लोगों पर इसका चोट ना आए। लेकिन अगर इनका टैक्स रेट कम किया जाएगा तो वहां से जो टैक्स नहीं मिलेगा, तो सरकार को, केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को, क्योंकि दोनों को इससे टैक्स मिलता है,
और इस वक्त बहुत सारे दूसरे टैक्सेस के पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो लेकिन तो नहीं होने के बावजूद उन जगहों पे लगाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये, जैसे विमानी साहब कह रहे थे, कि ये एक बहुत ही अपने आप में डिफिकल्ट सिचुएशन है जिस पर सबके नजर बने हुए हैं कि किस तरह से रिलीफ पहले पहुंचाए, और जैसे ही रिलीफ पहुंचाया जाता है तो रिलीफ पहुंचाने की वजह से कुछ हद तक वो मुद्रास्फीति के इफेक्ट बन जाता है। तो फिर उसके लिए दूसरे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जैसे शायद फूड स्टैम्प्स हो, या जो एकदम टारगेटेड पॉपुलेशन हो उनके लिए कुछ और सपोर्ट सिस्टम्स जो सिर्फ उन्हीं के लिए टारगेट करके बनाए जाए, तो उन सारे स्टेप्स भी लिए जाने की संभावनाएं हैं। और जैसे पिछले साल लिए थे उनसे भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज की अभी अन्वेषण हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, और इसके चलते इसके साधारण जनजीवन में कुछ हद तक इन्फ्लेशन का एक जो जिसे कहते हैं एक एक्सपेक्टेशन कि मुद्रास्फीति होगी, वो अपने आप बन जाता है, और वो बनने के वजह से और भी इन्फ्लेशन का जिसे कहते हैं एक माहौल स्प्रेड हो जाता है, और इन्फ्लेशन अपने आप उसमें पनप जाता है। जी ठीक है डॉक्टर वर्मानी, जैसे अभी सुबह मोई भी कह रहे थे कि रिलीफ के लिए क्या स्टेप्स उठाए जाते हैं, इसके लिए इस पर सबकी ज़्यादा नज़रें होंगी। और अगर हम देखें तो डिप्टी गवर्नर आरबीआई के देवव्रत पात्रा, उन्होंने भी कहा कि आपूर्ति यानी सप्लाई पर इस बार पहली लहर के मुकाबले उतना असर नहीं पड़ा, लेकिन जो बढ़ता इन्फ्लेशन है वो ज़रूर चिंता का सबब है, और इससे खपत पर असर पड़ा है लॉकडाउन की वजह से, और इसे पटरी पर लाने के लिए नीतिगत सहारे की ज़रूरत है। तो आप भी मानते हैं क्या कि नीतिगत लेवल पर अगर हम बात करें तो किस तरह के स्टेप्स की फ़िलहाल ज़रूरत है? और साथ ही अगर हम देखें वैक्सीनेशन को लेकर जो बातें कही जा रही है कि जितनी जल्दी अगर वैक्सीनेशन आगे बढ़ेगा उतनी जल्दी हमें इसका असर भी अर्थव्यवस्था पर कहीं ना कहीं दिखाई देगा, तो ये जो कनेक्शन है उस पर और स्टेप्स जो रिलीफ के लिए लिए जाने हैं उस पर आपकी राय क्या है? तो दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो जो इमीडिएट प्रॉब्लम जैसे बताया सुबह मोई ने, हाँ। कि एक तो फूड प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो जो गवर्नमेंट ने उसको टारगेटेड बोला है कि जो फ्री फूड मुफ्त का अनाज की स्कीम थी वो एक्सटेंड हो गई इस साल, पूरे साल को, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा। दूसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट की करते हैं, तो अब हो जाएगी जून जुलाई मोस्ट स्टेट्स में। हम एंटिसिपेट, हमारी प्रोजेक्शंस हैं, हमने एनालिसिस किया है कि जून के एंड तक हो जाएंगी काफ़ी स्टेट्स में और बाकी जुलाई में। पर जब तक ये नहीं होता तो इम्पॉर्टेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, इनकम लोगों के हाथ में हो तो खरीद सकेंगे। इसका मतलब है कि जो बैलेंस है बिटवीन इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट, अभी आरबीआई भी सोचती है, जो आपने आरबीआई को कोट किया डिप्टी गवर्नर्स को, कि अभी बैलेंस हमें मेंटेन करना है कि रिकवरी हो जाए, फिर थोड़ा अटेंशन ज़्यादा हम इन्फ्लेशन पे देंगे। अभी इम्पोर्टेंट है कि लोगों के हाथ में पैसे आए, काम आए, ताकि वो स्पेंड करें। तो और तीसरी चीज़ जो आरबीआई गवर्नमेंट दोनों कंसर्न है कि बैंक्रप्सी कम हो, जो सेक्टर्स फिर से अफेक्टेड हुए हैं, जिनको हम कॉन्टैक्ट सर्विसेज या इंडोर कॉन्टैक्ट सर्विसेज बोलते हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाए। ये कर रहे हैं। मैं आरबीआई के गवर्नर से हमारी जो इकोनॉमिस्ट की मीटिंग होती है, मैं जनवरी से बोल रहा हूँ, पर ये फिर से अब ज़्यादा उभर आया है सेकेंड वेव के तहत। तो फोकस ये होता है कि ये सारी कंपनीज बैंकरप्ट ना हो, ताकि जैसे ही डिमांड रिवाइवल फिर से होगा तो सप्लाई भी आ जाए, ताकि डिसरप्ट नहीं हो। एक तो हमने टेम्पररी सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस की बात की थी जिससे इन्फ्लेशन होती है, पर आगे अगर हम देखें तो ये भी हम गवर्नमेंट और आरबीआई को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो कैपेसिटीज हैं वो बिल्कुल रद्द ना हो जाए, वो ख़त्म ना हो जाए, ताकि एज सून एज डिमांड रिवाइव करती है फिर से प्रोडक्शन हो सके। सो ये मीडियम टर्म फोकस यही है गवर्नमेंट का कि क्या क्या चीज़ें करनी है कि परमानेंट इफेक्ट्स ना हो,
टेम्पररी इफेक्ट्स तो होते ही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई है, पर जितनी जल्दी उम्मीद है कि ये रैपिडली नीचे, हम वी शेप रिकवरी की बात करते हैं, पर ठीक है, आई मीन वन कैन गो ओवरबोर्ड ऑन दैट, पर हमने देखा है कि पिछली वेव में भी उसमें स्लोअर था, क्योंकि वो बड़ी भी आस्ते आस्ते थी और कम भी आस्ते आस्ते हुई थी। इस बार एकदम रियल वी, एक्चुअली वी भी नहीं है, वो ऐसे है, और वो नीचे भी बड़ी जल्दी आएगी। तो कुछ तो अपने आप ही होगा, पर गवर्नमेंट और आरबीआई को सपोर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए अभी तक वो लिक्विडिटी मेंटेन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इन्फ्लेशनरी इफेक्ट अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस की प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली ये सप्लाई की प्रॉब्लम है। वही मैं आपको पहले भी बोल रहा था, शॉर्ट और लॉन्ग मीडियम टर्म कि सप्लाई पे बोथ गवर्नमेंट एंड आरबीआई इस पे ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, ताकि परमानेंट नेगेटिव इफेक्ट्स ना हो। ठीक है डॉक्टर विरमानी, इस बीच में आपसे थोड़ा सा ये बात भी समझना चाहूंगी कि दो तरह की राय हमें सुनने को मिलती हैं। आमतौर पर कहा जाता है जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो आपकी जो विकास दर है उसके लिए एक ठीक ठाक संकेत होता है, उसे थोड़ा सा पॉजिटिव वे में ही लिया जाता है। तो इसे आप विकास दर को लेकर और जीडीपी को लेकर जो बेहतर अनुमान जताए गए हैं, चाहे वो ग्लोबल लेवल पर हो या हमारे आंतरिक अनुमान रहे हों, इसके बीच आप कनेक्शन कैसा देखते हैं? अर्थव्यवस्था और विकास दर को लेकर ये किस तरह से कनेक्टेड है इन्फ्लेशन? हाँ, तो एक चीज जो हमने अभी बात नहीं की है, उसमें तो डायरेक्ट कनेक्शन है। मैंने कमोडिटीज की जनरल बात की है, उसमें इन्वेंट्री बिल्डअप और कई प्रॉब्लम्स हैं, वो कुछ टेम्पररी कुछ परमानेंट। पर ऑयल, जो ऑयल डिमांड है वो डेफिनेटली बढ़ रही है, क्योंकि यूएस की रिकवरी बहुत तेजी से आ रही है, उन्होंने फिस्कल स्टिमुलस भी दिया है। तो जो ऑयल डिमांड है उसका डायरेक्ट कनेक्शन है विकास दर के साथ। तो अनफॉर्चुनेटली आपको पता ही होगा कि हमारी तरफ से हम देखें, क्योंकि हम नेट इंपोर्टर ऑफ ऑयल हैं, तो हमें थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट होता है। उसके कुछ ऑफसेटिंग इफेक्ट्स भी हैं कि रिमिटेंसेस, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट जिसको बोलते हैं, वहाँ से रिमिटेंसेस भी बढ़ते हैं। जो हमारे माइग्रेंट्स हैं वहाँ पे उनको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे मिलती है, और दूसरा रिमिटेंसेस आते हैं और एक्सपोर्ट्स टू दिस कंट्रीज ऑल्सो। तो हमारा मोर और लेस बैलेंस हो जाता है। पर ये थोड़ा सा नेगेटिव, ये हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे ये टेम्परेरी नहीं होंगी, क्योंकि जैसे ही सारी दुनिया की कंट्रीज, हमारी इंडिया भी बड़े रिवाइव करेगी, तो ऑयल डिमांड बढ़ रही है, बढ़ेगी, और उससे ऑयल की प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे, और उससे थोड़ा सा हमें मार्जिनली नेगेटिव इफेक्ट उस पर पड़ेगा। बट बियॉन्ड दैट हमारी रिकवरी आई एक्सपेक्ट टू बी वेरी रैपिडली स्टार्टिंग। जो हमारा Q2 होता है फाइनेंशियल ईयर का, उसमें मैंने कई हफ्ते पहले बोला था कि देयर विल बी एन अपसाइड सरप्राइज, जिसको कहते हैं, कि बहुत लोग ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो रहे हैं, रिकवरी एक्चुअली काफ़ी तेज़ी से होगी, और ऑफ कोर्स बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर काफ़ी सारा जो हमने लॉस किया है ये सेकेंड वेव से वो रिकवर होगा। पूरा रिकवर नहीं होगा, पर मेरे एस्टिमेट में काफ़ी सारा रिकवर हो जाएगा। ठीक है। और सुबह मैं आखिर में आपसे ये भी समझना चाहूँगी, क्योंकि जाहिर तौर पर जो कोविड की चुनौती रही है वो दुनिया के कई देशों पर रही है, तो ऐसे में एक नज़र इस पर भी रहती है कि बाकी जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें रिवाइवल या रिकवरी को लेकर कैसे अप्स एंड डाउन्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, और उनकी स्थिति फिलहाल इन्फ्लेशन को लेकर कैसी है? बिल्कुल, अगर आप मोटा मोटी जितने भी इकोनॉमीज वापस आ रहे हैं कोविड से निकल के, सभी में इन्फ्लेशन का, मुद्रास्फीति का ये दौर आ रहा है। और भारत में मोटा मोटी यही माना जा रहा है, और ये सही भी माना जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, कि मुद्रास्फीति है, लेकिन मुद्रास्फीति की वजह से ग्रोथ के लिए जो सरकार का जो दृष्टि है कि ग्रोथ के लिए जो कुछ करना चाहिए उसको बरकरार रखना है, और मुझे लगता है ये सही कदम है, क्योंकि इस वक्त ग्रोथ ही हमारे लिए सबसे बड़ा अहम चुनौती है, और जिसको रिकवर करना और रिवाइव करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए भारत सरकार में जो अभी जो स्टेप्स लिए जाएंगे उससे कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति पर असर आएगा, लेकिन उसके वजह से ग्रोथ में जो एफर्ट दिया जाएगा उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वो जरूरी है। कुछ हद तक वो चलना ही पड़ेगा, और इन्फ्लेशन कुछ हद तक ग्रोथ को सहायता भी देता है, और
सवाल है कि कहाँ तक हम उसका बैलेंस ला सकते, और वो बैलेंस हर मैच्योर गवर्नमेंट अपने आप में सोचते हैं कि कहाँ तक हम किस हद तक हम वो रिस्क ले सकते हैं कि मुद्रास्फीति का दौर आगे चले, लेकिन ग्रोथ को हम अपने पटरी से ना हटाएं। तो ग्रोथ फोकस जो अभी गवर्नमेंट का है वो सही है और वो चलाना ही है, और उसी को लेकर ही उसके साथ में जो अभी जो रिस्क आएंगे उनको सिर्फ देखते हुए उनके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, उनको ताकि जो टारगेटेड सेक्शन है उनको किस तरह से सहायता दिया जा सकता है, वही अभी इस वक्त देखने वाली बात है। जी बिल्कुल। जैसा आप भी कह रहे हैं कि क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, इस पर बारीकी से नज़र है, और जैसा आरबीआई की तरफ से भी कहा गया है और सरकार की भी कोशिश है कि हर क्षेत्र को ये चुनौतीपूर्ण जो हालात हैं उनसे उबारने की पूरी कोशिश की जा रही है, और जो इन्फ्लेशन है उस पर भी हम देखेंगे कि काबू होता हमें दिखाई दे सकता है आने वाले दिनों में। समय यहीं पूरा हो गया है। डॉक्टर अरविंद विरमानी, आपका और सुबोमोय भट्टाचार्य जी, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में देश देशांतर में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।